Hello, dear students. Welcome to Smartly. How are you all? I hope you all are doing great. My name is Dipali, and we are back with our Hindu editorial vocabulary session. थोड़े दिन के ब्रेक के साथ हम इस सेशन को रिज्यूम कर रहे हैं एंड द रीज़न फॉर द ब्रेक वॉज an amazing thing, that is smartly by ssb.com. Yes guys, हमारा वेबसाइट लॉन्च हो चुका है. यू ऑल कैन गो ओवर देयर एंड चेक व्हाट इज़ गुड फॉर यू. आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इट इज़ अ स्मार्ट गाइड, सो प्लीज़ गो देयर, विजिट द वेबसाइट एंड चूज द बेस्ट कोर्स फॉर यू. राइट, with this good note, the first word of the day is incarcerate. Incarcerate means किसी को imprison करना या फिर बंदी बनाना. ठीक है, किसी को जेल में डाल देना, ये होता है incarcerate. तो किसी को जेल में डाल देना या बंदी बनाना ये एक तरह की क्रिया है. That's why incarcerate is a verb. Right? Synonyms are jail. अब ये जेल नाउन की तरह भी हो सकता है और वर्ब की तरह भी हो सकता है. अगर हम कहें दैट पर्सन इज इन द जेल, इस वर्ड से अगर हम किसी की प्लेस बता रहे हैं तो वो नाउन होगा. बट इफ दैट पर्सन, हम ये कहें इफ द पर्सन हैज़ बीन जेल्ड, ठीक है, तो उस टाइम पर ये वर्ब की तरह काम करेगा. राइट, देन एंटोनिम इज फ्री. जब आप किसी को इम्प्रिजन नहीं करते, यू सेट द पर्सन फ्री. दैट इज द एंटोनिम ऑफ इनकार्सरेट. एग्जाम्पल इज दे वर इनकार्सरेटेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द वॉर. जब तक लड़ाई जंग चली तब तक उन्हें बंदी बना दिया गया. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सूबरेंस. ये वर्ड हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं. जब आप किसी की तरफ बहुत ज़्यादा उत्साह शो करते हैं उसे हम एक्सूबरेंस कहते हैं. यहाँ पे आप दो वर्ड सीखेंगे एक्सूबरेंस के साथ इब्यूलियंस. ठीक है, इसको आप याद किससे करेंगे? बुल से. बुल हमेशा काफ़ी ज़्यादा एंगर में, एक्साइटमेंट में रहता है. ठीक है, वहाँ से आएगा इब्यूलियंस. देन द सिनोनिम इज बायंसी, चेयरफुलनेस. बायंसी क्या होती है? सपोज देयर इज अ बोट, बोट फ्लोट्स ऑन वाटर. उसका रीज़न है उसके फ्लोट होने की कैरेक्टरिस्टिक्स होना. उसको हम बायंसी कहते हैं. एक ऐसा फोर्स जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड पर फ्लोट कर पाए या एयर में फ्लोट कर पाए, उसको हम बायंसी कहते हैं. ठीक है, सो व्हेन वी फील एक्साइटेड, हम बहुत लाइट फील करते हैं, इसीलिए यहाँ पे सिनोनिम है बायंसी. आप इस इमेज में देखिएगा, दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी एक्सूबरेंट, excited, ebullient, right? Okay. Then अभी यहाँ पे exuberance noun है क्योंकि ये characteristic की तरह यूज़ हुआ है. अगर हम इसे exuberant बोलेंगे तो ये हमारा एक adjective हो जाएगा, बिकॉज ये यहाँ पे विशेषता बताएगा इस पर्सन की. ओके, एंटोनिम इज gloom. gloom मतलब होता है sad. अब अगर मैं यहाँ पे सैडनेस लिखती हूँ, ये कैरेक्टरिस्टिक है तो ये नाउन बन जाएगा. अगर मैं सैड लिखूँगी तो ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव. राइट, सो एंटोनिम्स आर ग्लूम, सैड. शी वॉज लाफिंग फ्रॉम हर sheer exuberance of the performance. शी वॉज लाफिंग क्यों? वाई वॉज शी लाफिंग? काफ़ी ज़्यादा, एक्सट्रीम, या फिर फिल्ड विथ, या फिर हम इसको कह सकते हैं ओवरवेल्म्ड. तो दैट गर्ल वॉज लाफिंग क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह था अपनी परफॉर्मेंस का. हम सभी ये चीज़ कभी ना कभी करते हैं. कुछ लोग जब बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं तो वो रोने भी लग जाते हैं और एक्साइटमेंट से हंसने भी लग जाते हैं. ठीक है, सो दिस वॉज एक्सूबरेंस. नेक्स्ट वर्ड इज स्लम्प. स्लम्प मीन्स रिसेशन, मंदी. आजकल बहुत ज़्यादा रिसेशन का दौर चल रहा है, आप सभी को पता है. अप्रॉक्सीमेटली 2007 के आसपास प्रॉपर्टीज़ में भी काफ़ी रिसेशन आता है. जब किसी की स्पीड कम हो, कोई चीज़ नीचे ढह जाए, किसी का प्राइस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाए, तो उसको हम स्लम्प
या रिसेशन कहते हैं। इसके अलावा बेसिकली स्लम्प को मोस्टली वी यूज़ व्हेन देयर इज़ अ ग्राउंड, लाइक जस्ट लुक एट दिस सिचुएशन, दिस इज़ अ प्लेस, यहाँ पे थोड़ी चीज़ें ये ढह गई है, थोड़ी सी मिट्टी ढह गई है, इस सिचुएशन को हम स्लम्प कहते हैं। स्लम्प एक तरह का हमारा बॉडी पोस्चर भी होता है। जब आप स्ट्रेट ना चढ़ के स्ट्रेट ना चल के आप किसी डायरेक्शन में बेंड होके या झुक के चल रहे हैं, लाइक दिस, तो ये भी हमारा स्लम्पिंग होता है। ठीक है, सो इसके 3 मीनिंग्स हुए, रिसेशन, द पोस्चर एंड मिट्टी वाला जो कंडीशन होता है हमारा ग्राउंड का, स्लम्पिंग। सिनोनिम्स आर डिप्रेशन, वो डिप्रेशन लैंड का भी हो सकता है, वो डिप्रेशन पोस्चर का भी हो सकता है, और वो डिप्रेशन किसी इकोनॉमी का भी हो सकता है, या स्लो डाउन होना। तो आई होप आप सभी को यहाँ पे समझ आया होगा कि रिसेशन का मतलब होता है मंदी, जिसका मतलब है स्लो डाउन। मंद मतलब होता है स्लो, राइट। देन द इंटोनिम इज बूम, जैसे हमने अभी ग्लूम पढ़ा फॉर सैडनेस, बूम मतलब होता है बहुत स्पीडली किसी चीज़ का इंक्रीज हो जाना, लाइक दिस ग्राफ। एग्जाम्पल ऑफ स्लम्प इज द इकोनॉमी इज इन अ स्लम्प। ठीक है, इकोनॉमी किस चीज़ में है, स्लम्प में, रिसेशन में है। और दिस ग्राउंड इज स्लम्पिंग, और द पर्सन इज वॉकिंग इन विद अ स्लम्प पोस्चर, द पर्सन इज स्लम्पिंग। ये सब स्लम्प के मीनिंग हुए। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज गाइस, एक है, हमने एक वर्ड पढ़ा था पहले, विंडिक्टिव। विंडिक्टिव मतलब किसी के लिए जब आप इंटेंशन रखते हैं रिवेंज लेने का, बदला लेने का, वो होता है विंडिक्टिव। ऐसा ही साउंड करने का दूसरा वर्ड है विंडिकेट। इनमें काफ़ी सिमिलैरिटी है बट मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है, ऑपोजिट भी नहीं कह सकते, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो विंडिक्टिव मतलब बदला, विंडिकेट मीन्स एक्विट, बरी करना। जब आप कहीं से फ्री होते हैं, जब आपको आज़ाद किया जाता है या फिर आपको गिल्ट फ्री किया जाता है, उसको हम कहते हैं विंडिकेट। लाइक व्हेन यू आर नॉट फाउंड गिल्टी देन यू आर विंडिकेटेड। नाउ विंडिकेट इज अ क्वालिटी है। अगर मैं विंडिकेट, यहाँ पे ये वर्ब है गाइस, आई एम सो सॉरी, दिस इज अ वर्ब, ओके। नाउ सिनोनिमस क्लियर, एब्सॉल्व। ये वर्ड विंडिकेट हमने आपको पहले भी पढ़ाया था, जिसके साथ हमने आपको एब्सॉल्व बताया था। तो हमारे पास आज 4 बरी करना या एक्विट के सिनोनिम्स हैं। प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ कि हम लोग बरी करने या ऑब्सॉल्व से रिलेटेड कितने सिनोनिम्स पढ़ चुके हैं, राइट। क्लियर इसलिए है क्योंकि आप उस पे लगे दाग को या किसी को जो अक्यूज है उस पे लगे ब्लेम को क्लियर कर रहे हैं, दैट्स वाई क्लियर इज द सिनोनिम फॉर विंडिकेट। यहाँ पे याद रखिएगा दिस इज अ वर्ब, क्योंकि ये है किसी को बरी करना, ये क्रिया है। एंटोनिम इज कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट या कन्विक्ट। जब आप किसी को ब्लेम करते हैं और वो ब्लेम प्रूव हो जाता है, द पर्सन इज फाउंड गिल्टी, तो उसको कहते हैं कॉन्विक्ट। आपने वर्ड पढ़ा होगा कॉन्विक्शन या कन्विक्शन। जब आप पूरे प्रूफ के साथ, पूरी श्योरिटी के साथ किसी चीज़ के बारे में बोलते हैं, उसको कहते हैं कन्विक्शन। ये वर्ड कन्विक्ट से ही आता है, जब कोई चीज़ प्रूव हो जाती है, दैट इज कन्विक्ट। फॉर एग्जाम्पल, शी विल बी कंप्लीटली विंडिकेटेड बाय द एविडेंस, वो कंप्लीटली गिल्ट फ्री प्रूव हो जाएगी, ऑब्सॉल्व हो जाएगी बाय द एविडेंस। आई होप दिस वर्ड वॉज क्लियर। नेक्स्ट वर्ड इज एनोमलस। एनोमलस को आपने इस वर्ड से पढ़ा होगा, एनोमली। ठीक है, जनरली जब हमारी बॉडी में कोई भी डिफरेंट चीज़ डिटेक्ट होती है, कोई वियर्ड चीज़ डिटेक्ट होती है या समथिंग विच इज़ एबनॉर्मल, उसको हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में एनोमली हो गई है। वो हैंड्स भी हो सकते हैं, मतलब बॉडी का कोई भी पार्ट हो सकता है विच इज़ एनोमलस। तो जब कोई चीज़ वियर्ड होती है, एबनॉर्मल होती है, तो वह एनोमलस बोला जाता है उसको। द लिटरल मीनिंग इज अबनॉर्मल, असामान्य। आप इस इमेज में देखिए, ऑल दीज पीपल आर वेयरिंग ब्लैक बट दिस पर्सन इज डिफरेंट, सो दिस कैन बी डिफरेंट ऑल्सो।
राइट। असामान्य, जब कोई चीज़ एबनॉर्मल या डिफरेंट होती। एंटोनिम इज ऑब्वियसली नॉर्मल या टिपिकल भी कह सकते हैं, both will be fine for antonyms of abnormal, right? Example, for years this anomalous behavior, this different atypical behavior, abnormal behavior has baffled scientists. Baffled means confusing, ठीक है। तो मे बी वी आर थिंकिंग अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक और मे बी फीचर जो भी है किसी ऑर्गेनिज्म का, किसी पर्सन का, उसका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मल रहा है जिसकी वजह से साइंटिस्ट कंफ्यूज हो गए हैं, ठीक है। सो जैसे आप देखेंगे बिहेवियर जो है ये हमारा एक नाउन है, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है। अब बिहेवियर कैसा है, बिहेवियर की विशेषता कैसी है, एनॉर्मलस, दैट्स वाई ये हमारा एडजेक्टिव है। Right guys, I hope this word was clear. Next word of the day is episodic. Episodic आपको एपिसोड से मिलता है। हर किसी भी सोप ओपेरा को देख लीजिए, किसी भी डेली सोप मूवीज़ को देख लीजिए, हर दिन एक नया एपिसोड आता है। मान लो दिस वॉज फॉर मंडे, देन ट्यूसडे, देन वेंसडे, थर्सडे एंड सो ऑन। तो हर दिन कुछ मिनट्स का हमारा एपिसोड आता है। जैसे हमारी ये जो स्ट्रीम है उसका भी पर डे एक एपिसोड होता है कुछ पर्टिकुलर मिनट्स का। दिस स्ट्रीम इज़ नॉट रेगुलर, दिस इज़ नॉट लाइक फॉर थ्रू आउट द डे दिस स्ट्रीम इज़ गोइंग ऑन। तो जब कोई चीज़ इंटरप्शंस के साथ आती है उसको हम एपिसोडिक कहते हैं, राइट। एपिसोड्स मतलब कोई भी चीज़ जब पार्ट्स में होती है। इंटरमिटेंट, अनिरंतर, ठीक है। देन कैन यू सी दिस इमेज, ये एक्चुअली इंटरमिटेंट या एपिसोडिक मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है। ये वर्ड बहुत कॉमनली हम लोग मेडिकल साइंसेज में यूज़ करते हैं। अ पर्सन टेंड्स टू फॉरगेट मैनी थिंग्स, तो हर बार उसको एक नया स्टिकी नोट देना पड़ता है। इसको आप गजनी से भी याद रख सकते हैं। आपने देखा था वो कितने ज़्यादा नोट्स और टैटूज़ बना के रखता है अपने ऊपर, क्योंकि उसकी मेमोरी एपिसोडिक होती है, हर थोड़ी देर में वो कुछ भूल जाता है। सो समथिंग विच इज़ नॉट रेगुलर दैट इज़ एपिसोडिक। इसको हम स्पोरैडिक भी कहते हैं, इर्रेगुलर और स्पोरैडिक। आपको हमने स्पोरैडिक वर्ड डिस्कस किया था, पहले एक्सप्लेन किया था। स्पोर्स क्या होते हैं, जब कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए छोटा स्पोर्स के फॉर्म में जिसकी बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग हो उसमें कन्वर्ट कर देता है, उसको हम स्पोर्स कहते हैं। एयर में ये इधर उधर फैले रहते हैं, कभी भी साथ में क्लस्टर्ड नहीं होते। तो जब भी कोई चीज़ फैली होती है, कॉन्टिन्यूस नहीं होती, उसको हम स्पोरैडिक कह सकते हैं। Then the antonym is continuous. When something is not regular, it is intermittent. When something is regular, उसको हम continuous या regular कहेंगे। For example, volcanic activity is highly episodic in nature. We all know जो हमारे volcanoes होते हैं continuously erupt नहीं होते रहते, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद सब कुछ इरप्ट होते हैं। सो व्हेन समथिंग हैपन्स विद इंटरवल्स दैट इज एपिसोडिक, राइट गाइज। आई होप दिस वर्ड इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज विम। विम इज इम्पल्स। जब आप बहुत ज़्यादा किसी गुस्से में होते हैं और प्रॉपरली डिसीजन नहीं ले पाते, जब आप बहुत ज़्यादा आवेग में होते हैं, उसको हम कहते हैं विम। आप इस इमेज में देखिए, दिस किड सीम्स टू बी सो एंग्री, सो इम्पल्सिव। हम कहते हैं कुछ लोगों का गुस्सा इम्पल्सिव होता है। इम्पल्स मतलब एकदम से बढ़ जाती है जब कोई चीज़, उसको हम कहते हैं विम। विम से एक बहुत ही कॉमन विम्सिकल बनता है एडजेक्टिव। हम किसी वो पर्सन को विम्सिकल कब कहते हैं, जब वो इम्पल्सिव होता है, 1 मिनट में बहुत ज़्यादा खुश, 1 मिनट में बहुत ज़्यादा गुस्सा। सिनोनिम्स आर अर्ज, किसी चीज़ की बहुत तेज़ इच्छा होना। विश मतलब होता है जब आप किसी चीज़ की इच्छा रखते हैं। अर्ज मतलब एक्सट्रीम अनकंट्रोलेबल विश, तो ये इसकी सिवियर फॉर्म है। अर्ज विश की सिवियर फॉर्म है, राइट। नेक्स्ट इज नोशन, राइट गाइज। नाउ एंटोनिम इज स्टेबिलिटी। जब आप बिल्कुल आवेग में अनस्टेबल नहीं है,
दैट इज एंटोनिम. ओ सॉरी, देन उसको हम विम कहेंगे व्हेन यू आर कंप्लीटली अनस्टेबल. बट when you are stable, that is the antonym of whim, right? For example, I am simply stating that I am not leaving my destiny to the whim of a man. मैं clearly ये बता रहा हूँ या बता रही हूँ कि मैं अपनी डेस्टिनी को, अपनी किस्मत को सिर्फ किसी मैन के इम्पल्सिव नेचर में, उसकी अनस्टेबिलिटी में के सहारे नहीं छोड़ूंगी. सो दैट वॉज whim. नेक्स्ट वर्ड इज कल्मिनेट. कल्मिनेट मतलब किसी चीज के पीक पर पहुंचना. कैन यू सी दिस इमेज? दिस पर्सन हैज क्रॉस्ड ऑल द वे टू रीच द पीक ऑफ द ग्राफ. जब आप समापन कर देते हैं या आपने हमारे बहुत सारे ग्रंथ में, जैसे हम लोग चालीसा वगैरह पढ़ते हैं या फिर काफ़ी पूजा पाठ होती है, रामायण होती है, तो उसका लास्ट जो एपिसोड या लास्ट पार्ट को हम समापन कहते हैं, क्योंकि उस दिन हम अपनी भक्ति के पीक मोस्ट पॉइंट पे पहुंच चुके होते हैं, कल्मिनेट कर चुके होते हैं. तो किसी चीज़ की पीक पर पहुंच के उसको कंप्लीट करना, अचीव करना, दैट इज कल्मिनेट. कल्मिनेशन is the act of culminating something, act of achieving or completing something. Come to a head, climax. जैसे मूवी का क्लाइमैक्स होता है जब आप किसी टॉप मोस्ट या उस इवेंट पे जो सबसे ज़्यादा आपको एक्साइटमेंट प्रोवाइड करता है, उस मूवी के पार्ट को हम क्लाइमैक्स कहते हैं. एंटोनिम इज एंड. जब आपका अचीवमेंट वगैरह भी हो गया, मूवी का क्लाइमैक्स के बाद एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे देयर इज़ नो ऑप्शन कि वहाँ पे और आपको पीक पॉइंट पे कोई एक्साइटमेंट आप पहुँच पाएंगे, क्योंकि इट इज़ द एंड ऑफ द सिचुएशन. जब चीज़ें ख़त्म हो जाती है उसको हम END, एंड कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द डे विल कल्मिनेट विद द प्रेजेंटेशन टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. जो हमारा दिन होगा वो अपने समापन की तरफ, अपने पीक डे की तरफ पहुंचेगा विद द प्रेजेंटेशन टू द MPs. राइट गाइज? इसका हम एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं. जैसे हम लोग अपने एनुअल फंक्शन की सब लोग प्रिपरेशंस करते थे. देयर इज अ डे 1, 2, 3 ऑफ प्रिपरेशन, बट द लास्ट डे कम्स जब आपकी परफॉर्मेंस होती है. तो दैट इज द पीक, दैट इज द कल्मिनेशन ऑफ योर प्रैक्टिस, दैट इज द कल्मिनेशन ऑफ द इवेंट. I hope this word was clear. Now the next word is quash. Quash मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना. जैसे culminate था, किसी चीज़ को पीक पर पहुंचाना. quash का मतलब होता है किसी चीज़ को end कर देना. For example, या आप हैमर देख सकते हैं यहाँ पे. ये जनरली कोर्ट में जज यूज़ करते हैं जब आपकी प्रोसीडिंग्स को उनको रोकना होता है, ख़त्म करना होता है, या बीच में किसी भी चीज़ का के लिए साइलेंस चाहिए, रुकावट चाहिए, तो उसके लिए इस हैमर को यहाँ पे बीट किया जाता है. ठीक है, इसको इस पर स्टैम्प किया जाता है. इस चीज़ को कहते हैं क्वॉश, किसी चीज़ को समाप्त करना. पुट अ स्टॉप टू और स्टैम्प आउट समथिंग. स्टैम्प आउट मतलब चीज़ ख़त्म कर देना. एंटोनिम इज ब्रिंग अबाउट. जब आप किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, दैट इज ब्रिंग अबाउट. नाउ गाइज, यहाँ पे एंटोनिम कल्मिनेट नहीं हो सकता, क्योंकि कल्मिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को पीक पे लेके जाना, जबकि यहाँ पे एंटोनिम आना चाहिए जब कोई चीज़, नई चीज़ शुरू हो रही है. ठीक है, जब कोई चीज़ प्रोसीड हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, the company moved quickly to quash rumors or speculation that it is losing money. जो कंपनी थी तुरंत के तुरंत समाप्ति की तरफ जाने लग गई. जो भी उसकी तरफ रूमर्स थे या उसके बारे में जो भी स्पेकुलेशन वगैरह थे, जो भी रूमर्स फैल रहे थे कि उसने अपना सारा पैसा खो चुकी है वो कंपनी, इस रूमर की वजह से कंपनी एक समाप्ति की तरफ जाने लगी. कंपनी थ्रैश हो गई. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्स्टेंटली. कॉन्स्टेंटली हम सभी ने सुना है. कॉन्स्टेंट मतलब होता है कोई चीज़ लगातार जब होती है. जब हम किसी भी वर्ड के आगे अगर हम ly लगा देते हैं तो वो हमारा एडवर्ब बन जाता है, क्रिया की विशेषता बताने वाले वर्ड. तो काम कैसे हो रहा है? कॉन्स्टेंटली हो रहा है. आप इस इमेज में देखेंगे, अ ह्यूमन,
a lady has to transform regularly to be a better version of itself, या एज के साथ कॉन्स्टेंटली हमारे अंदर चेंजेस आते हैं हर दिन के साथ, ये प्रोसेस ऑलवेज होती है, निरंतर होती है। एक हमने वर्ड आज पढ़ा जिसका मतलब था अनिरंतर, और हमने इंग्लिश में पढ़ा था इंटरमिटेंट। आप प्लीज़ उस वर्ड को कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए व्हाट वाज दैट वर्ड गाइस। ओके, सिनोनिम इज ऑल द टाइम, जो चीज़ कॉन्टिन्यूस होती रहती है दैट इज कॉन्स्टेंटली। एंटोनिम इज ओकेजनली, जब कोई चीज़ रुक रुक के होती है, कभी कभी होती है, इंटरमिटेंटली होती है। तो आपने देखा अभी हमने एक वर्ड सीखा एंड दिस स्लाइड इज फॉर द रिविजन ऑफ दैट वर्ड। तो ऐसे ही जब हम लोग अपना डेली कोई भी आर्टिकल या कॉम्प्रिहेंशन रीड करते हैं तो आप नोटिस कीजिएगा हर पैराग्राफ में, हर आरसी में आपको एक पढ़ा हुआ वर्ड ज़रूर मिलेगा। अगर वहाँ पे 10 वर्ड्स हैं तो 7 से 8 आपको नए वर्ड्स 7 से 8 वर्ड्स आपको पढ़े हुए होंगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड अगर ये हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल थिंक अबाउट इट कॉन्स्टेंटली एंड प्लान, इस चीज़ के बारे में लगातार सोचो और प्लान करो, प्लान बनाओ। राइट, so this was all for the words of the day. Now we are heading towards our idioms and phrases session, and we are at our fruits based idiom series. हम काफ़ी टाइम से हर बारी हर सेशन में दो फ्रूट्स बेस्ड इडियम सीरीज पढ़ते हैं। सो आफ्टर दिस सेशन नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे गाइस। ठीक है, हमारा नेक्स्ट सेशन लास्ट फ्रूट्स बेस्ड इडियम सीरीज होगा। आई होप यू आर हैविंग फन विद मी इन दिस सीरीज। सो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था सावर ग्रेप्स, अंगूर खट्टे हैं। जब हम किसी चीज़ को अचीव नहीं कर पाते तो हम कहते हैं कि दैट थिंग इज़ नॉट गुड फॉर अस। देन स्पीक विद अ प्लम इन वंस माउथ, जो भी हमारे फ्रूट्स डिलीशियस होते हैं विच आर जूसी, उनको हम पॉजिटिव कॉनोटेशन के लिए यूज़ करते हैं, लाइक द प्लम इन दिस इमेज। सो स्पीकिंग विद द प्लम इन वंस माउथ मतलब कुछ ऐसे बात करना जैसे आप बहुत हाई सोशल क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। Now the new idiom of the day is big apple. So आप सोचेंगे कि हमने हमेशा एप्पल पढ़ा है कि द फ्रूट इज़ नॉट सो गुड ना, हमने बैड एप्पल पढ़ा है, राइट। सो ये हमने नेगेटिव कॉनोटेशन के लिए यूज़ किया था, लेकिन बिग एप्पल एक्चुअली एक प्लेस को रिप्रेजेंट करता है विच इज़ एन इनफॉर्मल नेम फॉर न्यूयॉर्क सिटी, राइट। क्या आप सभी को ये पता था? आई होप इट वॉज अ गुड इन्फॉर्मेशन फॉर यू। तो न्यूयॉर्क सिटी को हाँ जी एक नया नाम कहते हैं बिग एप्पल। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा ही इनफॉर्मल नेम है, ठीक है, कुछ इसमें ऐसा नहीं है इट इज़ अनाउंस्ड और समथिंग, जस्ट लाइक दैट न्यूयॉर्क सिटी का एक और नाम है बिग एप्पल। सो आई एम प्लानिंग टू स्पेंड माई बर्थडे इन द बिग एप्पल दिस ईयर। सो आप सभी के मन में क्वेश्चन होगा कि वाई बिग एप्पल एंड वाई नॉट अदर फ्रूट। कुछ बहुत ऐसा स्पेशल नहीं है इस चीज़ में एक्चुअली। हमारे 19वीं सेंचुरी के आसपास ना कुछ आर्टिकल्स कुछ न्यूज़पेपर्स में और हमारे कुछ बुक्स में, नॉवेल्स में न्यूयॉर्क सिटी के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन था एंड उसको बिग एप्पल इस फ्रेज से डिनोट किया गया। ठीक है, तभी से जस्ट लाइक दैट ये बिग एप्पल फेमस हो गया न्यूयॉर्क सिटी के लिए, राइट गाइज। नाउ द नेक्स्ट इडियम इज व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक अ लेमनेड। अब इसका मतलब क्या है? हमने लेमन्स के बारे में पहले भी पढ़ा था एंड दैट वाज लाइक कि समथिंग विच इज़ वेरी सार। सार मतलब होता है खट्टा, इतना खट्टा कि वो आपको बिटर लगने लगे, कड़वा लगने लगे। वहीं से हम इसको समझेंगे, जब आपको लाइफ से लेमन्स मिले मतलब कड़वाहट मिले तो आप उसको लेमनेड बनाएं, उसमें आप शुगर ऐड कीजिए, मेक अ लेमनेड एंड एन्जॉय दैट। ये बहुत ज़्यादा फेमस इडियम एंड फ्रेज़ में हमारा यूज़ होता है, डे टू डे लाइफ में, मूवीज़ में इस फ्रेज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो लेमन एक सावर फ्रूट है, लेकिन अगर उसको प्रॉपर प्रोपोर्शन में यूज़ किया जाए तो उससे बहुत ही रेलिशिंग चीज़ें भी बन सकती हैं, लाइक लेमन पाई एंड मैनी अदर थिंग्स, लेमन मेरैंग एंड ऑल, राइट। सो मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन इज मेकिंग अ लेमनेड आउट ऑफ लेमन्स।
For example, he was so optimistic that he should have written, he should have when life gives you lemons tattooed to his forehead. तो कभी कभी कुछ लोग इतने ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं लाइफ में कि वो हर चीज़ से बेस्ट निकालने की कोशिश करते हैं. ठीक है, आप इस इमेज में देखिए, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन. अभी ये बहुत फनी कॉनोटेशन में है. कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन, सबसे पहले से थैंक यू बिकॉज यू हैव गॉट द फ्री स्टफ. और लेमन्स वैसे भी बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं. ठीक है, यू कैन मेक अ लेमनेड. व्हेन यू गेट द सीड आउट ऑफ इट, यू कैन प्लांट अ लेमन ट्री. You can add it to your meals to spice up your meals. Lemon ko you can use as a ball for juggling, and you can sell them also because they are very costly. So it's just to make you remember things. आप इससे याद करेंगे. This is very commonly used phrase and this is very important, right? So with this session I would like to conclude my session for today. Thank you very much for watching, guys. It's always lovely teaching you. Thank you. Stay safe. Take care. And please follow the link to Smartly by SSB Institute. This is our new website. जो भी आपके courses हैं, you can select according to yourself. कोई भी query है तो you can contact on the numbers mentioned below. Thank you very much, guys.